नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे बजट की। जी हां, उम्मीदों का बजट। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चुनावी साल के चलते अपने अंतरिम बजट में कई बड़ी घोषणाएं भी की। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुई नजर आई। तो देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक है और इसके ठीक पहले मोदी सरकार का यह अंतिम बजट रहा जो कि पेश किया गया। और देखिए, बीते दिन से ही ये चर्चा थी कि आखिर कौन से वो अलग अलग क्षेत्र होंगे जिन पर फोकस किया जाएगा। तो देखिए, अब तस्वीर साफ हो चुकी है। आज जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तो इसमें हमने देखा कि युवाओं, महिलाओं, किसानों, ये तीन अलग अलग ऐसे वर्ग रहे जिन पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया। तो ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि देखिए, कल तक के लिए सत्र जो स्थगित है, लेकिन आम चुनाव से पहले ये देखा जाए तो अंतरिम बजट यहां पर पेश किया गया। टैक्स को लेकर जो उम्मीदें थी कि टैक्स में शायद कोई राहत मिलेगी, लेकिन आपको बता दें कि आज जब बजट पेश किया गया तो ये तस्वीर भी साफ हुई कि बजट को लेकर कोई राहत नहीं है, क्योंकि टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि देखिए, महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं को यहाँ पर सौगात मिली है। As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. Rooftop solarization and muft bijli. Through rooftop solarization, 1 crore तो देखिए, निर्मला सीतारमण की बात की जाए तो उनके कार्यकाल का ये छठा बजट रहा और लगातार आपको ये जानकारी भी पहुंचा रहे हैं कि इस बार बड़ी बात जो रही, टैक्स स्लैब में बदलाव यहां पर नहीं किया गया और मोदी सरकार का ये आखिरी बजट था। और 9 से 14 साल की लड़कियों को मुफ्त में यहां पर योजनाएं दी जाएंगी। हरित क्रांति पर इसमें जोर दिया गया। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा इसमें दिया जाएगा। तो ये आज जो आम बजट पेश किया गया उसकी बड़ी बातें हैं। तो आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह अंतरिम बजट पेश किया। उनके कार्यकाल का ये छठा बजट रहा था। और टैक्स को लेकर जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, टैक्स में यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। मध्यवर्गीय परिवार की अगर बात की जाए तो उनके जीवन पर इसका कोई असर नहीं है। और साथ ही साथ जब बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया तो देखिए 4 जातियों पर इसमें फोकस किया गया। पीएम मोदी ने भी ये कहा कि भारत के भविष्य के निर्माण का ये बजट है। महिला की बात की जाए, गरीबों की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए तो इन पर जोर दिया गया। In the second term, our government under the leadership of Honorable Prime Minister doubled. तो चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ नीरज अग्रवाल जी जुड़ गए जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उनसे इस बजट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो बजट पेश किया गया आज, इसको आप कैसे देखते हैं? ऋतु जी, ये बजट एक अच्छा बजट है क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी क्षेत्रों पे आउटले दिया गया है जहां बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, जिसमें से कुछ प्रमुख आउटले हैं। जो रूफटॉप सोलर की बात की गई है, रूफटॉप सोलर में हम जो सन की एनर्जी है उसको यूज़ करके 1 करोड़ घर पे रूफटॉप सोलर लगाने की बात की गई है। तो ये बहुत अच्छा है। और बहुत सारे ऐसे आउटले भी दिए हैं जहां बहुत आवश्यकता थी। जो आपको गरीब बच्चियां हैं, जो 9 से 14 साल की बच्चियां हैं, उनको स्पाइन कैंसर से बचाने के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव लगाने की बात की गई है, जो कि एक बहुत अच्छा प्रपोजल है उन लोगों के लिए जिनको इनकी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। टैक्सेशन के अगर हम एंगल की बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात से असंतुष्ट हैं कि टैक्स स्लैब में कोई छूट नहीं दी गई है। बट टैक्स स्लैब में कोई छूट नहीं दी गई है। हमको इस दूसरे एंगल से भी देखना चाहिए कि कोई भी अधिक करारोपण नहीं किया गया इस बजट में।
साथ ही साथ टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे पुराने डिस्प्यूट्स को लेके भी एक रेजोल्यूशन इसमें आया है, जहां छोटी छोटी डिमांड्स पुरानी थी उन डिमांड्स को गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे ही राइट ऑफ कर दिया है। जहां फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद बोला कि कुछ डिमांड 1962 से पेंडिंग है। आज हम अगर 2014 में 1962 की डिमांड लेके बैठे हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या सरकार के लिए भी। तो उन सारी डिमांडों को सरकार ने इस बजट के थ्रू खत्म किया है। 25,000 तक की डिमांड खत्म कर दी है और 2010 से लेकर 15 के बीच में अगर 10,000 की डिमांड है तो वो भी खत्म कर दी है। हमारे यूथ के लिए एक 100 करोड़ रुपए का इनिशियल आउटले दिया है इनोवेशंस के लिए। तो हमारा यूथ अगर कुछ नई खोज करता है तो उसके लिए 100 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट ने प्रावधान किया है, वो भी इनिशियल आउटले है जिसको आगे जाके और भी बढ़ाया सकता है। और साथ ही साथ इस पे इक्विवेलेंट फंड स्टेट गवर्नमेंट्स भी मिलाएंगी। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो इस बजट में दी गई हैं और आशा करते हैं कि इस बजट का दूरगामी परिणाम भारत को देखने मिलेगा। जो एक सोच है सरकार की कि हमको 2047 तक विकसित भारत पहुंचाना है, तो विकसित भारत की सोच कहीं ना कहीं इस बजट के सारे प्रावधानों में मैं दिख रही है। आपसे जुड़ूंगी। इस वक्त सीएम कुछ कह रहे हैं, वो सुनवाते हैं। की प्रसन्नता है कि लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का प्रयास विभिन्न विभाग कर रहे हैं और खास करके जो बजट आज का लेखानुदान के नाते से आया, पूर्ण बजट तो जुलाई में आएगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनके सर्वहितैषी सर्वस्पर्शी कामों के आधार पर सभी विभागों पर्याप्त ध्यान देते हुए खास करके गरीब, महिला, युवा, किसान पर केंद्रित प्रधानमंत्री ने इस बजट को जो ध्यान केंद्रित किया, जिसके कारण से लगभग 25 करोड़ हमारी आबादी गरीब रेखा से बाहर आई है। ये बहुत बड़ा एक तरह से उपलब्धि है और उसी प्रकार से ये जो देश की दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत परिवर्तित हुआ है और आने वाले समय में ये जो नया टेन्योर आएगा इसमें तीसरी अर्थव्यवस्था का जो उनका संकल्प है उसका पूरा बेस दिखाई दे रहा है। ये अमृतकाल में भारत को 2047 तक दुनिया का नंबर 1 देश बनाने की दिशा में जो काम किए जा रहे हैं उसके परिणाम है और खास करके इस 2 करोड़ लोगों को नए आवास देने की जो कल्पना की गई है, ये तो बगैर कोई नरेंद्र मोदी जी ने अथक परिश्रम के साथ जहां लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर लाया है, तो वहीं दूसरी ओर भारत ने अर्थव्यवस्था में प्रगति के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ डाले हैं। यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य की बुनियाद है। हम गरीबी हटाने का नारा नहीं देते, बल्कि गरीबी दूर करके दिखाते हैं। हम विकसित और विकास की केवल बात नहीं करते, बल्कि विकास को घर घर पहुंचाने में यकीन रखते हैं। अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना लाए जाने का निर्णय एक क्रांतिकारी कदम है। अगले 5 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लगभग 2 करोड़ घर बनाने का निर्णय लिया गया है। अगले 5 साल में अब हमारी सरकार 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बनाने का सुनियोजित लक्ष्य रख करके चली है। एमएसएमई सेक्टर को ग्लोबल बनाने के लिए सरकार ने जो निर्णय लिया है वो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में मदद देगा। इस बजट में पर्यटन पर भी खासा ध्यान रखा गया है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए हमारी सरकार प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाने का निर्णय ले रही है। यह अंतरिम बजट में किसान, मध्य वर्ग, महिला से लेकर सभी वर्गों को और उसकी रूपरेखा रखी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। मैं पुनः इस लोक कल्याणकारी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ। कारण से गरीब लोग अपना घर नहीं बना पा रहे, उनके घर पे वो अभिशाप नहीं है, ये परमात्मा की कृपा है। यशस्वी प्रधानमंत्री हर गरीब के घर पक्की छत का जो सपना देखते हैं उसका ही परिणाम है कि उनने
अभी जो पुरानी गरीबी रेखा की लाइन थी उसमें बड़े पैमाने पे वो काम किया था और 2 करोड़ नए घर का जो संकल्प किया ये अद्भुत है। इसी के साथ साथ हमारी आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता और इनको सबको भी आयुष्मान योजना का जो लाभ दिया है ये लंबे समय से दरकार थी कि ऐसे जो थोड़े अपनी सेवाएं देते थे गरीब वर्ग है उनको भी लाभ मिलना चाहिए। आगामी खास करके जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की बात कही है और डिजिटल इंडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर बहुत सारे सुधार भी लागू किए जा रहे हैं। इन सुधारों के बलबूते पर भारत बहुत आगे बढ़ेगा और खासकर मिडिल क्लास के लिए जो नई आवास योजना लेकर के आए हैं इसका लाभ भी हमारे लिए एक बड़ा उपलब्धि भरा रहेगा। मैं आज के इस अवसर पर 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन की जो सुविधा इस बजट में दी उसका माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। आगामी समय में हमारे लिए 1 करोड़ घरों में जो रूफ टॉप सोलर प्लान के अंतर्गत जो नई योजना बनाई गई जिसके माध्यम से 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट बिजली के बिल की बचत का रास्ता निकाला जाएगा। ये न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है, इसका बड़ा लाभ हमको मिलेगा। मध्य प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावना है। ऐसे पर्यटन को लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वित्त मंत्री जी के माध्यम से लगभग 75,000 करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण देने का जो निर्णय किया है ये हमारे लिए बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन कर देगा। पर्यटन अब केवल एक क्षेत्र में नहीं, पर्यटन से कई सारे सेक्टर में लाभ मिलेगा और मध्य प्रदेश में तो अपार संभावना है। उड़ान योजना के अंतर्गत 517 नए रूट पर एयरपोर्ट्स का निर्माण और विस्तार, ये हवाई यातायात की दिशा में बहुत बड़ा माइलस्टोन का काम करेगा। अभी मैंने ग्वालियर से अहमदाबाद की नई फ्लाइट का आकाशा एयरलाइंस का शुभारंभ किया है। ऐसे भविष्य में बहुत बड़े पैमाने पर हवाई यातायात की संभावना मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत भौगोलिक दृष्टि से बड़ा है, ऐसे में हमारे इस यातायात का भी लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूं ये उम्मीदों भरा बजट भारत की प्रगति में, उन्नति में और आर्थिक दृष्टि में एक नई ऊंचाई तक पहुंचेगा। मेरी अपनी ओर से श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे विभिन्न विभागों को जोड़ करके हम अपने लेखानुदान में इन बजट का लाभ लेंगे और मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, आज अंतरिम बजट पेश किया गया। निर्मला सीतारमण के कार्यकाल का ये 6वां बजट था और इसमें जैसे कि देखिए इनकम टैक्स को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया, इसको लेकर कोई राहत नहीं दी गई है। हालांकि देखिए एक दिन पहले तक ये चर्चा जरूर चल रही थी, उम्मीदें यही थी क्योंकि इसे उम्मीदों वाला बजट भी कहा जा रहा था और मध्य वर्गीय परिवार यही सोच रहा था कि शायद इनकम टैक्स स्लैब में उन्हें कोई राहत मिलेगी, लेकिन इनकम टैक्स स्लैब की बात की जाए तो इसमें कोई राहत नहीं दी गई है। और देखिए जैसा कि इसमें इस बार जो बजट आया है उसमें 4 चीजों पर फोकस किया गया है। वो है भारत के युवा, किसान और गरीबों की बात की जाए तो इन पर यहाँ पर फोकस किया गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को लेकर भी कई खास बात जो है इस बार के बजट में रही, जैसे कि 1 करोड़ लखपति दीदी बनेगी। और इसके पहले देखा था हमने कि ये जो लक्ष्य था वो कम था, लेकिन अब इस लक्ष्य को बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ मध्य वर्गीय परिवार की बात की जाए तो आशियाने को लेकर बजट में बड़ी बात कही गई है। मध्यम वर्गीय परिवार की बात की जाए तो उनको घर दिए जाएंगे। तो देखिए हमारे साथ नीरज अग्रवाल जी लगातार बने हुए। नीरज जी, जैसा कि आप कह रहे थे कि ये जो बजट है वो अच्छा है, इनकम टैक्स को लेकर यहाँ पर मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगी क्योंकि देखिए उम्मीदें यही थी कि इनकम टैक्स में आम लोगों को यहाँ पर जरूर राहत मिल सकती है, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। देखिए ऋतु जी, इनकम टैक्स को राहत की बात बहुत बार इस बात पर चल रही है कि इनकम टैक्स में राहत नहीं मिली। अपन अगर एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स देखें तो करीब करीब टैक्स का कलेक्शन 3 गुना बढ़ गया। हमारा टैक्स का कलेक्शन 3 गुना बढ़ गया, टैक्स पेयर बेस बढ़ रहा है। मोदी सरकार ने हमेशा एक चीज की कोशिश की है कि सिर्फ लोक लुभावन बजट देने की कोशिश ना करके विकसित भारत की तरफ फोकस करने की कोशिश की है। शायद यही सोच है जिसके कारण टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया गया है और टैक्स स्लैब में चेंज ना होने का बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं हो रहा। इसके फायदे अनेक हैं क्योंकि कलेक्शन बढ़ रहा है, कलेक्शन बढ़ेगा तो दूसरी चीजों में आखिरकार आउटले मिलेगा आपको। अभी आपने निर्मला सीतारमण को सुना होगा कि उन्होंने कहा कि 1000 प्लेन के ऑर्डर हो चुके हैं इंडिया से ऑलरेडी। जो ये क्यों हो पाया? क्योंकि बहुत सारे इन्होंने नए एयरपोर्ट बनाए। एयरपोर्ट पिछले 10 साल में करीब करीब डबल कर दिए। तो डबल एयरपोर्ट होने के कारण जितनी कंपनीज हैं,
जिनको एयरक्राफ्ट की ज़्यादा आवश्यकता पड़ी। इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा। तो खाली टैक्स स्लैब पे फोकस न करके ओवरऑल बजट पे हमको फोकस करना चाहिए, जिससे दिख रहा है कि सरकार एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे जा रही है। और साथ ही साथ नीरज जी, जैसा कि पीएम मोदी ने भी कहा कि भविष्य का बजट है, साथ ही साथ 2047 को लेकर उन्होंने कहा कि 2047 में भारत की नींव को मजबूत करने वाला ये बजट होगा। नीरज जी 2047 को ये विकासशील देश से विकसित देश की कैटेगरी में आना चाह रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। और 2047 हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो उस 100 साल के लेके टारगेट आज हम 2024 में अगर कोई सरकार 2047 का विजन लेके चल रही है, इसका मतलब ये है कि सोच बहुत क्लियर है। आपने निर्मला सीतारमण जी को भी सुना होगा, उन्होंने कहा था कि हम अभी बहुत ज़्यादा प्रपोजल यहाँ नहीं दे रहे हैं, बाकी सारे प्रपोजल हम जुलाई में देंगे। एक फाइनेंस मिनिस्टर इंटरिम बजट में इस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है कि अगले साल जब जुलाई में बजट को देना है तो ये बजट उन्हें नहीं देना है। इस सोच के साथ चल रहे हैं। तो डेफिनेटली विकसित भारत की पूरी सोच के साथ वो चल रहे हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ एक और मेहमान भोपाल से हमारे साथ तेजपाल जी जुड़ गए, उनका भी रुख करेंगे। तेजपाल जी, जैसा कि नीरज जी बता रहे थे, इस बजट की अगर बात की जाए, उनका कहना है कि बजट काफी अच्छा रहा है। अगर आपके नजरिए से मैं इसको समझना चाहूँ तो आप इस बजट को कैसे देखते हैं? ये इंटरिम बजट है, काफ़ी अच्छा बजट है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो डेवलपमेंट्स के लिए बात करी गई है, बहुत अच्छी बात है। फिजिकल डेफिसिट जो कम करने की बात है, बहुत अच्छी बात है। 10 मिलियन हाउसेस को सोलार एनर्जी देने की बात है और 30 मिलियन अफोर्डेबल हाउसेस की बात है। तो मध्यम वर्गीय लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है और बाकी युवाओं के लिए भी बड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। हमारी बहनों के लिए और महिलाओं के लिए भी बड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। हमें जो उपेक्षा थी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से कि व्यापारियों के लिए भी कुछ हो, तो उसके ऊपर बिल्कुल ही कोई तवज्जो ही नहीं दी गई है। ना कोई टैक्स स्ट्रक्चर में रिलीफ है, ना ही कोई व्यापारी के लिए कोई भी किसी तरीके की रिलीफ नहीं है। ठीक है, आप डेवलपमेंट ईस्टर्न रीजन की और उस चीज़ों की बातें करते हैं, पर एक बहुत बड़ा वर्ग समाज के अंदर व्यापारी वर्ग भी है, जिसको भी मेरी रिक्वेस्ट है फाइनेंस मिनिस्टर से कि उसको भी कंसिडर किया जाना चाहिए। तेजकुलपाल जी, अगर खामियों की अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि इस बजट में क्या वो खामियां रह गई? अगर वो होती तो ये बजट और भी ज्यादा अच्छा होता। देखिए, महंगाई अपनी चरम सीमा पे है। हर एक आम आदमी को उम्मीद है कि भाई महंगाई पे अंकुश लगना चाहिए और चीज़ों की कीमतें कम होनी चाहिए। तो इसके लिए प्रॉपर चीज़ें ये तो गवर्नमेंट को ही सोचना है कि किस तरीके से उसको कर्व करें। और एक आम जनता जो एक रोजमर्रा की चीज़ें उसके ऊपर अंकुश लगे महंगाई पे और उनको अपना जीवन ज्ञापन करने की सुविधा आसानी से मिल सके। तो चलिए, नीरज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज जी, तेजकुलपाल जी का कहना है कि कुछ कुछ तो इसमें खामियां हैं। अगर वो खामियां इसमें पूरी होती तो बजट ये शायद और अच्छा होता। जैसे महंगाई को लेकर वो जिक्र कर रहे थे। अगर महंगाई की बात की जाए तो इस बजट को आप कैसे देखेंगे और कैसे समझें हम इसको? देखिए, महंगाई डेफिनेटली देश में है और उसके लिए प्रयासरत है सरकार। पर महंगाई को लेकर स्पेसिफिकली अंकुश बजट के थ्रू नहीं लगाया जा सकता। अपन बात कर सकते हैं कि जो पब्लिक या जो व्यापारी वर्ग चाहता है कि कुछ टैक्स में रिलीफ मिले, शायद कुछ जीएसटी में रिलीफ मिले, ऐसा कोई भी रिलीफ सरकार ने इस बजट में नहीं दी है, क्योंकि सरकार का ये इंटरिम बजट है। हो सकता है इस पर कोई रिलीफ सरकार जुलाई में जब फाइनल बजट दे, अपना पूरा बजट देगी, तब उस पर कोई रिलीफ देने की बात करेगी। व्यापारी की तरफ से जो एक मेमोरेंडम भी जाता है, उसमें भी सरकार को बहुत सारी रिलीफ मांगी गई थी। तो ऐसी कोई रिलीफ सरकार ने नहीं दी है। उनका बेसिक इस बजट में फोकस ये रहा है कि हम अपनी आगे आने वाली क्या योजनाएं हैं उसके बारे में फोकस बता पाएं। और एक 4 महीने का आउटलेट दिया उन्होंने कि 4 महीने हम क्या क्या एडिशनल खर्चा करेगी सरकार, उसके लिए एक बजट दिया गया है। बाकी सरकार की नीतियां क्या हैं, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा था कि हमारा और आगे का क्या शेड्यूल है, क्या प्रोग्राम है, इसके बारे में हम डिटेल आपको जुलाई में बताएंगे। तो बिल्कुल तेजकुलपाल जी,
जैसा कि अंतरिम बजट इसे हम कह रहे हैं, पूर्ण बजट का हमें अभी भी इंतजार है कि जब पूर्ण बजट जब आएगा, यानी कि जब सरकार बन चुकी होगी, जून जुलाई में जब ये पूर्ण बजट पेश होगा, तो शायद जो खामियां है उसे जरूर इसमें पूरा किया जाएगा जब बजट पेश होगा, पूर्ण बजट। हम भी उम्मीद रखते हैं कि उनकी ये जो लेकुनाज रह गए हैं वो अगर हो जाए तो हम व्यापारियों को भी बहुत बड़ी राहत मिले इससे। तो अगर पूर्ण बजट की मैं बात करूं तो पूर्ण बजट से क्या कुछ उम्मीदें यहाँ पर आप लोगों को रहेंगी, या फिर अगर हम हर वर्ग की बात करें तो क्या उम्मीदें वो रखेंगे? पूर्ण बजट में हमें ये उम्मीद है कि हम लोगों के ऊपर टैक्स का जो बर्डन है और जो खासकर आजकल जीएसटी का बर्डन है वो एक, और जो उसके अंदर खामियां पेचीदगियां हैं लॉ के अंदर, वो थोड़ा सरलीकरण किया जाए। और वन टैक्स अगर उसको कहते हैं तो वन टैक्स वन ही होना चाहिए। अभी भी जैसे वन टैक्स हम वैट, स्टेट के अंदर वैट भी लग रहा है हमारे ऊपर और जीएसटी भी लग रहा है, तो ये सब चीजें मर्ज होनी चाहिए। वन टैक्स मीन्स वन टैक्स ऑल ओवर इंडिया एट वन रेट। एक रेट नहीं तो 2 रेट बना लीजिए, 3 रेट बना लीजिए, पर उसके अंदर फ्लक्चुएशन से इतनी नहीं होनी चाहिए ज्यादा, ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना हो व्यापार करने के अंदर। तो चलिए नीरज जी, देखिए टैक्स को लेकर ही बार बार यहाँ पर बातचीत की जा रही है, जैसा कि हम बार बार जिक्र भी कर रहे हैं कि आम लोगों को उम्मीदें थी लेकिन राहत नहीं मिली। जो पूर्ण बजट आएगा उसमें भी जाहिर सी बात है कि आम लोगों को उम्मीदें ये जरूर होगी कि टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किया जाए ताकि उन्हें कुछ तो राहत मिले। देखिए, पिछले साल ही टैक्स स्लैब में बदलाव किया था जहां 7 लाख तक की इनकम नई स्कीम में एग्जेम्प्ट कर दी गई थी। इस बार आशा थी कि उतनी ही जो लिमिट है वो पुराने स्लैब में भी मिल जाएगी, बट सरकार ने शायद इंटरिम बजट के तहत उसको नहीं करी है। अगले साल इस बात की आशा करते हैं जुलाई के बजट में शायद वो स्कीम मिल जाएगी। कुछ जीएसटी के दरों की बात भी है कि जहां जीएसटी की दर कुछ क्षेत्र में लगती है जहां अधिक है दर, वहां हो सकता है कुछ दर में संशोधन किया जाए या कुछ जो कॉम्प्लिकेशन है उसका सरलीकरण किया जाए। ये हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जब पूरा बजट आएगा सरकार का तब इस चीजें सामने आएंगी हमारे। बिल्कुल नीरज जी, देखिए जब बजट आया तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ खामियां भी लोगों को लगेंगी, कुछ इसमें अच्छी बातें भी लगेंगी। अगर बड़ी बातों की बात करूं मैं, इस बजट की कुछ बड़ी बातें, तो 5 बड़ी बातें क्या हैं? देखिए, एक सबसे बड़ी बात जो शायद मुझे प्रैक्टिस करते 22 साल हो गए, पहली बात मैंने सुनी है, एक स्पिरिचुअल टूरिज्म वर्ड यूज किया है निर्मला सीतारमण मैडम ने। ये एक प्रकार का आप आध्यात्मिक टूरिज्म बढ़ाना चाहते हैं हिंदुस्तान में। हमने देखा, अगर एमपी में भी हम बात करें तो उज्जैन में एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बनाया गया। अभी अयोध्या में 22 तारीख को इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ। तो इसके तहत सरकार बहुत, तो दुनिया भर के देश के लोग हैं, उनको चाहती है कि आप इंडिया स्पिरिचुअली घूमने आए। ये एक बहुत बड़ा टारगेट है। तो चलिए, ये तो एक बड़ी बात रही इस बजट की। इसके साथ ही साथ कई बड़ी बातें जो है इस बजट की रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।